और आगे है रीड 3, ट्रैक है 26 और टॉपिक है अधिगम की कठिनाइयाँ। बच्चों को अधिगम के दौरान अनेक समस्याओं व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इनका कारण कुछ ऐसे कारक भी हो सकते हैं जो कि बच्चों में भी अंतर्निहित हों और अथवा उनके अधिगम वातावरण में भी अथवा दोनों में भी हो। और अधिगम की कठिनाइयों का वर्णन निम्न प्रकार है। पहले तो मंदग्राही शिक्षार्थी। मंदग्राही बच्चों में योग्यता, अभिरुचि और शिक्षक शैक्षिक गतिविधियों के अनुभव की कमी होती है और एक मंदग्राही शिक्षार्थी को जो कि आधारभूत अत्यावश्यकता बातों को भी नहीं सीख पाता है शिक्षक के लिए भारी समस्याएं पैदा करता है। कक्षा के आकार और व्यक्ति की भिन्नताओं के क्षेत्र में विस्तार से ये समस्याएं और भी तीव्र हो जाती हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जिन्हें कि पढ़ने में अथवा शुद्ध वर्तनी लिखने में भी कठिनाई होती है और ये वे प्राय विद्यालय छोड़ करके चले जाते हैं। और गणित वर्तनी व या फिर वाणी में पर्याप्तता वाले बच्चे शिक्षक के लिए चिंता का कारण भी होते हैं। ऐसे बच्चों में संवेगात्मक समस्या पैदा हो सकती है और उनमें नकारात्मक अभिवृत्तियां भी विकसित हो सकती हैं। मंद बुद्धि, मंद परिपक्वन व भय, आक्रांता, निम्न स्तरीय शिक्षण रोग तथा शारीरिक दोष कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण मंद दिगंब की तब समस्या में वृद्धि हो सकती है। फिर शिक्षक का व्यक्तित्व। अधिगम में शिक्षक का व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है और छात्रों के प्रति स्नेह और बाल सुलभ व्यवहार और संवेगात्मक स्थिरता और कार्य करने के प्रति दृढ़ संकल्प, ये चारों ही गुण शिक्षण प्रक्रिया के प्राण होते हैं। अतः से यदि शिक्षक में इन गुणों का अभाव होता है तो अधिगम में समस्याएं फिर बाधा उत्पन्न होती है और अध्यापक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उसे शिक्षण की कला और कौशलों में पारंगत होना चाहिए और जहाँ एक अध्यापक अपने व्यक्तिगत गुणों और व्यवहारों में से बालकों को अपने विषय की ओर आकर्षित करके उनकी विषय की प्रति रुचि और अधिगम क्षमता को प्रोत्साहित करता है, तो वही दूसरा अध्यापक अपने व्यक्तित्व और गुणों और व्यवहारों के कारण बालकों को अपने विषय में अरुचि पैदा करके उनके पिछड़ेपन का कारण भी बन जाता है। और इसके अतिरिक्त भी अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को सकारात्मक और नकारात्मक दिशा प्रदान करने में भी शिक्षक के अपने मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन स्तर का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। शारीरिक क्षमता। परिपक्व अधिगम व्यवहारों की अभिवृद्धि शारीरिक सक्षमता पर भी निर्भर करती है और अभिधि ग्रहण धारण तथा सशक्त प्रत्यास्मरण सभी अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं जबकि शरीर सक्षम हो। और शरीर के रोगी तथा विकसित होने से शारीरिक क्षमता के विकास में भी दोष उत्पन्न हो जाता है और बालकों के सीखने के व्यवहारों में प्रगति नहीं होती है। शारीरिक अक्षमता के कारण बच्चे विद्यालय की अनेक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग नहीं ले पाते हैं। अतः शारीरिक अक्षमता अधिगम की एक प्रमुख समस्या है। विषय वस्तु अथवा सीखने संबंधी अनुभवों के चयन और आयोजन की समस्या। विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं व योग्यताओं के अनुसार विषय सामग्री दी जाने आवश्यक है और तभी शिक्षण की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। लेकिन कक्षा में व्यक्ति की भिन्नताओं के कारण भी ये निश्चित करना एक बड़ी समस्या होती है कि बच्चे को किस प्रकार की सामग्री दी जाए व अनुभवों सामग्री का क्रमबद्ध आयोजन किस प्रकार से किया जाए। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी न केवल बच्चे के विकास की अवस्थाओं में संबंधित प्रमुख विशेषताओं से परिचित होना चाहिए आवश्यक है, बल्कि सीखने के नियमों और सिद्धांतों तथा सभी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान भी आवश्यक है। शिक्षार्थियों को जानने की समस्या। अध्यापक को बच्चे की शक्तियों और योग्यताओं का पता होना अति आवश्यक है और इसके बिना वह अपने कार्यों में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अध्यापकों को बच्चे के बारे में निम्न जानकारी भी होनी आवश्यक है, जैसे बच्चे के दृष्टिकोण, रुचियों और अभिरुचियों तथा अन्य अर्जित एवं जन्मजात योग्यताओं एवं शक्तियों का ज्ञान, फिर उनकी सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके विचार के विभिन्न आयाम, फिर है उनकी प्रगति करने की लालसा का स्तर, फिर है उनका चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन व्यवहार और फिर उनका अभिप्रेरित व्यवहार, फिर है समूह के अंतर्गत उनके द्वारा किए जाने वाला व्यवहार और उनका अपने परिवेश में समायोजन और उनके मानसिक स्वास्थ्य का स्तर। उपरोक्त जानकारियों के अभाव में अधिगम समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उचित शिक्षण विधियों की जानकारी भी समस्या। शिक्षक के लिए भी आवश्यक होता है कि उसे यह जानकारी हो कि विद्यार्थी को किस प्रकार से अच्छी तरह से सिखाया जाए और उसके लिए अध्यापक को उचित शिक्षण विधियों की भी जानकारी होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रक्रिया को सरल व रुचिकर बनाया जा सके और कोई एक तकनीक या फिर विधि सभी विद्या परिस्थितियों में सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं ठहराई जा सकती है। परिस्थितियों को देखते हुए अध्यापक को अपनी विषय सामग्री और अपने विद्यार्थियों के अनुकूल उपयुक्त विधि का चुनाव करना चाहिए और पाठ्यक्रम और अध्यापक विधियाँ यथेष्ट रूप से भी परिवर्तनशील, प्रगतिशील और बाल केंद्रित होनी चाहिए। सीखने के लिए उचित परिस्थितियां व वातावरण के आयोजन की समस्या। अध्यापन के समय उपलब्ध वातावरण एवं परिस्थितियों का भी शिक्षा प्रक्रिया में अपना एक विशेष महत्व होता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही अध्ययन और अध्यापक के
अनुकूल परिस्थितियों में वातावरण का उपलब्ध होना भी अधिगम प्रक्रिया को सरल व सहज साध्य बना देता है। विद्यालय का वातावरण विद्यालय के स्वस्थ और अनुकूल वातावरण के द्वारा भी बच्चों को अपना संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने और अपना उचित समायोजन करने में बहुत ही आसानी होती है। विद्यालय के वातावरण में व्याप्त सभी बातें जैसे कि विद्यालय की स्थिति और उसका प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश, अध्यापन का स्तर, पाठांतर क्रियाओं और सामाजिक कार्यों की व्यवस्था और अध्यापकों के पारस्परिक संबंध तथा अध्यापकों का स्वयं का व्यवहार अधिगम को रुचिकर और सहज बनाते हैं और अच्छे वातावरण का अभाव अधिगम में कठिनाइयाँ पैदा करता है। फिर है अध्यापकों में बच्चों के प्रति पर्याप्त स्नेह व सहयोग का अभाव। बालकों को अपने अध्यापकों से भी पर्याप्त स्नेह और सहयोग मिलना चाहिए और प्रत्येक अवस्था में बालक के स्वाभिमान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और तथा भूल कर भी इनका अपमान और अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए और जहाँ तक हो सके अध्यापकों को बच्चे की सभी प्रकार की संवेगात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर संवेगात्मक तनाव को समाप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए तथा उनके अंदर किसी भी प्रकार की अनावश्यक मानसिक ग्रंथियों और विकारों को पनपने का भी अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा अधिगम में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। फिर है परिवार का वातावरण। घर का वातावरण और आपसी पारस्परिक संबंध माता पिता और परिवारों के सदस्यों के बच्चों के प्रति भी किया जाने वाला व्यवहार, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल्य, परंपराएं और मान्यताएं आदि सभी बातें जो है बच्चे के विकास पर प्रभाव डालती हैं। ऐसे परिवार में जहाँ के बच्चे को स्वस्थ सामाजिक वातावरण मिलता है और जहाँ बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ और संतुलित बच्चों को जन्म मिलता है। लेकिन ऐसे घरों में जहाँ पारिवारिक संबंधों में कटुता और खिंचाव पाया जाता है तथा परिवार के बड़े लोगों में सामाजिक कुसंस्कार और बुराइयाँ व्याप्त होती हैं, वहाँ पर बच्चों में भी वांछित सामाजिक बुराइयाँ तथा दोष घर कर जाते हैं, आते अधिगम में कठिनाइयाँ होती हैं। उचित अधिगम सामग्री और सुविधाओं की समस्या। किसी भी शिक्षण अधिगम कार्य में जहाँ अधिगमकर्ता के सीखने और शिक्षण के लिए उपयुक्त अधिगम सामग्री और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, आशाजनक सफलता प्राप्त होती रहती है और इसके विपरीत वे विद्यार्थी जिन्हें कि सीखने में सहायक आवश्यक साज सज्जा अधिगम सामग्री और सुविधाएं जैसे पाठ्य पुस्तक और लिखने पढ़ने की अन्य सामग्री और पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं गृह कार्य आय करने के लिए भी आवश्यक समय और सुविधाएं आदि प्राप्त नहीं होती, वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पिछड़े हुए पाए जाते हैं और ये बात शिक्षकों के लिए भी है और क्योंकि इनके अभाव में उनके शिक्षण में यथेष्ट प्रभावशालीता नहीं पाती है। अवसर और सुविधाओं से युक्त अधिगम वातावरण में विद्यार्थी को अधिगम मार्ग पर भी आगे बढ़ने में जितना सहयोग प्राप्त होता है होगा, विपरीत परिस्थिति में उतनी परेशानी भी होगी। सीखने की अभिलाषा या फिर मनोवृत्ति का अभाव। जिस काम को सीखना या सीखा जा रहा है उसे सीखने के लिए भी अगर मन में उत्कट अभिलाषा हो तो सीखने में बहुत ही आसानी होती है, जिससे कि हम सीखना ना चाहें अगर उसे बलपूर्वक सिखाने का प्रयत्न किया जाए तो उसे सीखना कष्टप्रद होता है। अतः सीखने वाले की मनोस्थिति का सीखने की प्रक्रिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है और इसलिए शिक्षार्थी में सीखने की इच्छा का अभाव अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है। अधिगमकर्ता में ध्यान या फिर अवधान का अभाव। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षण क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है। जो विद्यार्थी अपना ध्यान स्थिर नहीं रख पा सकता है वह पढ़ाई में पिछड़ जाता है और ध्यान को स्थिर रखते हुए प्रस्तुत विषय की और भी अत्यधिक रुचि का होना अत्यंत आवश्यक है। अधिगम या फिर किसी अन्य कार्य को ठीक तरह से करने हेतु मात्र ध्यान आकर्षित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे वांछित समय तक स्थिर बनाए रखना ही आवश्यक है। और तनाव, कुंठा व समायोजन समस्या की कभी कभी किन्हीं कारणों से विद्यार्थी कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ में समायोजन नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में अधिगम में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं और एक कुसमायोजित विद्यार्थी न केवल अपने लिए ही आत्मघाती सिद्ध होता है बल्कि उसमें दूसरों का भी अहित और अनिष्ट होने की पूरी संभावना होती है। तनाव, कुंठा और निराशाजनक कुसमायोजन को स्थिति तब पैदा होती है जबकि व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता से परिचित न होकर के अनावश्यक प्रयत्न करता रहता है और कभी कभी तो ये अत्यधिक प्रतिभाशाली और विद्यार्थी या फिर मंदबुद्धि बच्चे कक्षा के अन्य बच्चों के साथ में पूरी तरह से समायोजित नहीं हो पाते हैं तथा अधिगम में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। फिर कक्षा का परिवेश। अध्ययन को प्रभावित करने के लिए भी कक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि प्रकाश, हवा की समुचित व्यवस्था, फर्नीचर आदि जो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे कि बोर्ड, चार्ट, ग्लोब, मानचित्र आदि का भी होना आवश्यक है और इन साधनों के अभाव में कक्षा का परिवेश भी अधिगम की कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है और अतः कक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए। फिर है बच्चों की आवश्यकताओं व समस्याओं के प्रति भी अध्यापक की संवेदनशीलता है। अच्छे अध्यापक की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि वह बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं को पहचाने और जब बच्चों और शिक्षकों के संबंध सहज होंगे तभी वे शिक्षा के तरफ अपना पूरा ध्यान दे पाएंगे। और फिर है सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं।
जब बच्चे को सामाजिक रूप से भी स्वीकृति नहीं किया जाता है तो वे अपनी प्रतिक्रियाएं अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं और संकुचित, शर्मीले और अंतर्मुखी होते हैं। ऐसा बच्चा जिसका कि अपना कोई भी दोस्त नहीं होता या जो समसेवक बच्चों के साथ में नहीं खेलता है, वह यही समझता है कि उसे कोई पसंद नहीं करता है और उसे कोई नहीं चाहता है। ऐसा बच्चा अपने शिक्षक के प्रति विद्रोही और अवज्ञाकारी हो सकता है तथा शिक्षक और दूसरे अ, बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी कुछ भी कर सकता है और वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं लाता है या फिर कक्षा में कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे कि कक्षा में परेशानी पैदा हो जाती है और अधिगम में कठिनाई पैदा होती है। अब है समायोजन। समायोजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि व्यक्ति आवश्यकताओं और उनकी बुद्धि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के बीच में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन तथा समता इसका स्तर भी बनाए रखता है। फिर है परिभाषा। बोरिंग तथा लैंगफेल्ड व अन्य समायोजन वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली परिस्थितियों के साथ में संतुलन स्थापित करता है। क्रोध तथा क्रोध, मानवीय अंतर्नोद तथा अंतः प्रेरणाएं व्यक्ति को कुछ निश्चित लक्ष्यों एवं हितों की ओर भी उत्प्रेरित करती रहती हैं। ऐसी दशा में फलीभूत वह व्यवहारों को प्रदेश व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए भी तुष्टिकारक होता है और समायोजन कहा जाता है। गेटस व अन्य समायोजित जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने तथा वातावरण के बीच में संतुलन संबंध रखने के लिए भी अपने व्यवहारों में परिवर्तन करता है। इस प्रकार से समायोजन का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों एवं अपने पर्यावरण के साथ में मधुर संबंध स्थापित करता है तथा अपनी आवश्यकताओं एवं उनकी संतुष्टि करने वाली परिस्थितियों के साथ में संतुलन स्थापित भी करता है। बालक के समायोजन के प्रभावित करने वाले कारक हैं मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन, भग्नाशा, स्नायु रोगों से ग्रस्तता, शारीरिक अक्षमता एवं कमी, असफलता, हीन भावना, आत्मग्लानि और मानसिक संघर्ष पर द्वंद्व का प्रभाव, फिर मानसिक तनाव और फिर है अपमानजनक परिस्थितियाँ और फिर है अहंकार, कुंठा, चिंता एवं आकांक्षाएं। फिर है समायोजन के प्रकार। समायोजन तीन प्रकार का होता है। एक तो जैविक समायोजन और दूसरा है असामाजिक पर्यावरण के साथ में समायोजन और फिर है तीसरा स्वयं के साथ में समायोजन। सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। सुसमायोजित व्यक्ति स्वयं एवं अपने वातावरण के मध्य उचित संतुलन बनाए रखता है। सुसमायोजित व्यक्ति अपनी इच्छा एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अपने वातावरण एवं वस्तुओं का भी लाभ प्राप्त करता है और संतुलित व्यक्ति अपने वातावरण एवं विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान व उन पर नियंत्रण रखते हुए उन्हीं के अनुकूल आचरण भी करता है। और फिर सुसमायोजित व्यक्ति के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और संतुलित व्यक्तित्व में सामाजिकता की भावना भी व्याप्त होती है। समायोजित व्यक्ति का चरित्र आदर्श होता है और वह संवादात्मक रूप से भी संतुलित एवं उत्तरदायित्व स्वीकार करने वाला एवं उनका पूरा करने वाला भी होता है। समायोजित व्यक्ति कठिनाइयों एवं समस्याओं का साहसपूर्ण एवं उचित ढंग से भी मुकाबला करता है। फिर है कुसमायोजन। कुसमायोजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि व्यक्ति जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक संतुष्ट करने में भी असफल होता है। वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समाज की आशा अनुरूप आवश्यकताओं के मध्य भी संतुलन नहीं रख पाता और उनका मनोसामंजस्य बिगड़ जाता है। कुसमायोजित बालक वह बालक होता है जो कि अपने आप को भी अपने वातावरण में समायोजित नहीं कर सकता और जिससे कि उनका अधिगम प्रभावित होता है और अच्छी उपलब्धि नहीं दर्शाता है। कुसमायोजित व्यक्तित्व के विलक्षण है। कुसमायोजित व्यक्ति स्वयं को भी अपने वातावरण के अनुकूल ढाल पाने में असमर्थ होता है। कुसमायोजित व्यक्ति संवेगात्मक रूप से भी असंतुलित होता है और उसके उद्देश्य अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति का मन अनिश्चित एवं बुद्धि अस्थिर होती है और उसमें घृणा, द्वेष एवं बदले की भावना विद्यमान रहती है। कुसमायोजित व्यक्तित्व कुंठाग्रस्त एवं तनाव से युक्त होता है और वह मानसिक द्वंद एवं स्नायु रोग से भी पीड़ित होता है कुसमायोजित व्यक्ति के समक्ष छोटी सी कठिनाई आने पर भी वह उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कुसमायोजन के कारण है कुसमायोजन जीवन की समस्याओं में स्वयं को भी अपनी परिस्थितियों के अनुकूलित न कर पाने के कारण होता है और जीवन की मुख्य समस्याओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले तो शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं से उत्पन्न समस्याएं, भोजन, प्रश्रय, आवास, भौतिक संकटों से संरक्षण आदि से होता है। और दूसरा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से उत्पन्न समस्याएं यथा सुख, सुविधा, संतोष और कष्ट से मुक्ति की आवश्यकता, स्वीकृति, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, सफलता और सिद्धि की आवश्यकता और सुरक्षा, स्नेह और अपने साथी से आदर और समीपत्व की भावना की आवश्यकता। और फिर व्यक्तित्व के सामाजिक और सांस्कृतिक व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से उत्पन्न समस्याएं।